A big hello and a very warm welcome to My Story with me, Sonali Krishna. Today I'm going to recount a story about a man who hails from a small town called Budhana in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. His struggle has been so real and his story so phenomenal that it seems straight off a script from Bollywood. This man found his true calling or passion pretty late in life, but decided to pursue it nevertheless, despite the odds. From being a chemist at a drugstore, to a watchman, to even being homeless, and of course being constantly tortured and taunted about his color and looks, this man stands tall today and is known as one of the finest and most talented actors India has ever produced. This man's story is one of true grit and determination. I'm talking about none other than the one and only Nawazuddin Siddiqui. Thank you so much for joining us, Nawaz. Thank you very much. Truly a pleasure having you join us on ET Now and telling us your story. Nawaz, I would like you to relax and go back in time because I want to tell your story right from the beginning in a chronological order. So if you could flash back and take me to your village called Budhana and talk to me about your childhood. I belong to a very small town called Budhana, district Muzaffarnagar. वेस्टर्न यूपी में आता है ये। तो हम लोग किसान परिवार से थे और बहुत सारी फैमिली एक साथ रहती थी, जॉइंट फैमिली। आई थिंक 50-60 लोग एक साथ रहते थे बहुत पहले, और फिर वहीं से बचपन मेरा गुजरा। और हम लोग, मैं खुद फार्मिंग करता था और आई थिंक 20 साल तक फार्मिंग की मैंने। गाय भैंसे आज भी हैं हमारे पास, उनको चारा ये सब मैं शुरू से करता था, दूध निकालना उनका, ये सारी कुछ। तो आप जो विलेज में थे बुधाना में, वहाँ पे कैसे आप लोग बहुत अमीर थे विलेज के या नॉर्मल मिडिल क्लास या? गांव के हिसाब से तो हम अमीर थे, जमींदार लोग थे। जमींदार लोग थे। तो जब आप कितने साल तक बुधाना में थे? मैं आई थिंक 20-22 साल तक बुढ़ाना था। 20-22 साल? इंटरमीडिएट मैंने वहीं से किया था। अच्छा। और पढ़ाई का हमारे यहाँ कोई सिस्टम था नहीं एक्चुअली। तो और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में, पूरे बुढ़ाना में हमारे परिवार में पहला मैं था जिसने ग्रेजुएशन के लिए जो बाहर गया था। इससे पहले कोई पढ़ाई, क्योंकि सबको पता था बड़े होके किसानी करनी है। तो आपके मन में सेट था कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े होके आप बुधाना में फार्मिंग करेंगे। हाँ, यही था मेरा, फार्मिंग करेंगे। जब थोड़ा सा बाहर निकले, जैसे ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर निकला। क्यों निकले आप? क्योंकि कोई तो जाता नहीं था। कोई नहीं जाता था, लेकिन ये मेरी मदर की वो थी एक्चुअली। मेरी मदर को हमेशा ये था। अच्छा। कि मैं अपने, क्योंकि वो अनपढ़ थी बिल्कुल जी। खुद उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा, बच्चों को, आसपास के गांव के बच्चों को पढ़ाया जितना वो जानती थी। अच्छा। थोड़ा बहुत वो जानती थी, मुझे भी पढ़ाया एट द सेम टाइम, और दूसरे भाई बहन थे उनको भी पढ़ाया। तो उन्हीं की जिद थी कि ये बाहर निकले और पढ़े। और आप पढ़ाई में कैसे थे? मैं एवरेज था। एवरेज थे। बट मैं ये सोचता था कि यार जब माँ बाप की जिद है तो थोड़ा सा पढ़ाई करके कहीं जॉब वॉब कर लूंगा मैं। हाँ। और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो और भी अच्छा है, माँ बाप खुश तो हो जाएंगे। आपकी एम्बिशन वहां तक की ही सीमा पे थी? मेरे एम्बिशन वहीं तक थे। हाँ, मेरे कोई बड़े एम्बिशन नहीं थे, कभी भी नहीं रहे। हाँ, जब मैं बड़ौदा आया। नहीं, आप तो हरिद्वार गए थे जी, ग्रेजुएशन करने के लिए मैं हरिद्वार गया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं MS यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आया मैं। लेकिन आपको ड्रामा का चस्का कैसे लगा? हाँ, तो जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, मैं जॉब भी करता था, केमिस्ट भी था मैं वहाँ पे, और सेम टाइम पढ़ाई भी कर रहा था मैं। क्यों कर रहे थे आप जॉब? आपको तो पैसे की। नहीं, पैसे तब मैंने लेना बंद कर दिया था, और इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि और भी भाई थे मेरे। इतने पैसे नहीं थे कि भाई सबकी हायर एजुकेशन के लिए सबके लिए इतना पैसा होता। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने पढ़ाई तो ड्रॉप कर दी। और उसके बाद में थिएटर, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ ही, तो उसने मुझे थिएटर दिखा दिया। और उसके बाद से मैंने सोचा कि अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, मुझे सिर्फ थिएटर करना है। इससे पहले आपने फिल्म देखी थी? फिल्में देखते थे। हाँ, फिल्में तो देखते थे। तो तब आपको कुछ वहाँ पे कुछ दिलचस्पी? नहीं, फिल्में में ज़्यादातर C ग्रेड की फिल्में देखता था एक्चुअली। वो क्या होती है? पहले बहुत आती थी C ग्रेड की मूवीज। अच्छा। जैसे बहुत सारी फिल्में थी, जैसे कांते शाह की फिल्में होती थी, जोगिंदर होते थे, बिंदिया मांगे बंदूक, उन्होंने बहुत C ग्रेड फिल्म। आप C ग्रेड की तो नहीं कहना चाहिए बट उस तरह की फिल्में होती थी। जैसे हम लोग थिएटर में जाते थे तो लोगों आने वाले मॉर्निंग शो होते थे उनके ज़्यादातर। अच्छा। और 1 आध रुपया उसका टिकट होता था।
अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो बोलते सीन विन है इसमें फिल्म में, तो दूसरा बोलता था हाँ है निकल लो। सीन मतलब पोर्नोग्राफी? हाँ थोड़ा सा अच्छा वहाँ उसकी पोर्नोग्राफी की थोड़ी सी 1 मिनट के लिए क्लिप अच्छा। चलाते थे। ओके उन फिल्मों का देखने का मुझे ज़्यादा शौक था एक्चुअली, जी। बजाय ये बॉलीवुड की मूवी। थिएटर जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे तब एहसास हुआ कि यार ये चीज़ बहुत ही ऑडियंस की और एक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री बहुत फैसिनेट की उसने, वो किया उसने मुझे। अच्छा। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत वो किया, इंस्पायर किया कि मैं थिएटर करूँगा। तो मैंने अपने लेकिन दोस्त को, आप ऑलवेज कॉन्फिडेंट इंसान थे क्या? नहीं कॉन्फिडेंट बहुत ही, कॉन्फिडेंस नाम की तो कोई चीज़ मेरे पास थी नहीं। इसीलिए मैंने, जब मेरे पास कॉन्फिडेंस था मैं करना तो चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि मैं कर नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने पहले बैक स्टेज करना शुरू किया उसका, जो एक्टर्स को हाँ हाँ हेल्प करना, उनके लिए चाय पानी लेके हाँ। आना, स्टेज की साफ सफाई रखना, फ्री में? प्रॉपर्टी, हाँ फ्री में, कोई पैसा वैसा थोड़ा नहीं मिलता था वहाँ पे। फिर मुझे वहाँ पे किसी ने सजेस्ट किया कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ, यहाँ पे गुजराती में होते हैं प्ले। ओ, तो मैंने गुजराती में प्लेज किए मैंने काफ़ी पहले। तो फिर किसने बोला कि एनएसडी चले जाओ? हाँ मेरे एक दोस्त ने बोला कि आप एनएसडी चले जाओ, वहाँ हिंदी थिएटर होता है। तो मैं, तब मुझे एनएसडी का पता चला, तो फिर मैं एनएसडी, पहले एनएसडी की ज़रूरत थी कि भाई आपको 10 प्ले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाँ। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये था। तो एनीवे मैंने 10 प्ले कैसे कैसे करके किए, 10 कहाँ प्ले पे? में पार्ट किया, दिल्ली में, लखनऊ में। तो वाह, तो आप बहुत बोल्ड थे। तो जॉब वॉब छोड़ के आप दिल्ली हाँ चले फिर गए? तो मुझे वो चस्का चढ़ गया था थिएटर का ना। अच्छा। उसके बाद तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी करूँगा लेकिन थिएटर करूँगा मैं। तो कैसे मिला आपको रोल्स? कैसे मिलते थे? ग्रुप था वहाँ पे, अमेचर ग्रुप थे दिल्ली में बहुत सारे, अच्छा। उनके साथ काम करता था। लखनऊ भी काम करने के लिए चला जाता, वहाँ पे भी ग्रुप था। और पैसा? पैसा एट द सेम टाइम, उस वक्त पे मैं जैसे नोएडा में एक कंपनी थी, टॉयज़ फैक्ट्री थी, अच्छा। तो वहाँ पे मैं एज ए वॉचमैन भी मैंने काम किया उसी दौरान, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता था। कितना पैसा मिलता था? थोड़ा बहुत मिल जाता था, ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि आप भी आप आपको आप वॉचमैन बन मुझे गए? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे अपना वो शौक पूरा करना था, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था। तो आप क्या पहले ही राउंड में एनएसडी पहले में? राउंड में आ गया था मैं। और एनएसडी में के लिए पैसा? एनएसडी में अच्छी बात यह है कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल हॉस्टल मिलता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है वहाँ बाकायदा, है ना। तो सब कुछ खाने पीने का, रहने सहने का सब एनएसडी देखता है। अच्छा। हाँ अच्छा। तो वहाँ से ज़्यादा मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब आप एनएसडी में आ गए, जी। तब आपके पेरेंट्स को पता चल गया कि ही वांट्स टू डू ड्रामा, या राइट? एग्जैक्टली। उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनका एक्सपोजर उतना नहीं होगा ना, उनको लगा होगा कि फाइनली ठीक है, एक जॉब करेगा या फार्मिंग में आ जाएगा। तो व्हाट वाज द रिएक्शन? अब मेरी जो मदर थी उनका तो कोई खास वो नहीं था, उनको मालूम था कि जो जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, ये अच्छी बात है कि इंगेज तो है एटलीस्ट। फादर को और आसपास के जो रिश्तेदार रिलेटिव्स थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे ऊपर, अच्छा। और उन्होंने मना भी किया मुझे बहुत कि अपनी शक्ल वकल देख ले। तो एक्टर एक्टर वाला तो फेस है नहीं तेरा, ना बॉडी है, ना चेहरा है, ना कलर है। तो इस तरह का उन्होंने वहीं से करना शुरू कर दिया था। तो लेकिन मुझे जिद थी कि भाई मुझे तो थिएटर करना है लाइफ, मुझे कोई फिल्म तो में। ये आपको डिमोटिवेटिंग नहीं लगा जब लोग बोल रहे थे आपको ऐसे? हाँ लगता था, कभी कभी लगता था, लेकिन माँ कॉन्फिडेंस दे देती थी मेरी। हाँ। हाँ तो वो मुझे अंधविश्वास था हाँ आपके? मैं बोलता था, मुझे सब बोलते हैं कि सब मैं एक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा है। तो मदर बोलती थी कि नहीं तो दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का है। तो हर जैसे हर माँ बोलती थी वैसे ही बेचारी वो मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, तो आ जाता था। भले ही बोलती थी वो कैसे भी कि मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मुझे तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता था ना। हाँ। तो एनएसडी का कैसा सफर रहा? एनएसडी का बहुत अच्छा सफ़र रहा, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला मुझे वहाँ पे। मुझे लिटरेचर में बिल्कुल नहीं मालूम था लिटरेचर का, तो वेस्टर्न लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, प्ले राइट्स, और जितने भी वर्ल्ड के प्रोमिनेंट लाइक थिएटर डायरेक्टर थे उनके बारे में, प्ले राइट्स थे, ड्रामेटिस्ट थे, उनके बारे में जानने का मौका मिला एनएसडी में। तब मेरे थोड़ा से खुला दिमाग एनएसडी में आने के बाद, और अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वर्ल्ड के रिनाउंड डायरेक्टर्स आए वहाँ पे थिएटर के, उनके साथ प्लेज करने का मुझे मौका मिला। एनएसडी में रहते हुए भी मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं ज़िंदगी भर तक थिएटर ही करूँगा। कभी फिल्मों का मेरे दिमाग में ही नहीं आया मेरे। अच्छा। हाँ कभी नहीं आता था, थिएटर के दौरान कभी नहीं आया। वो तो पास आउट होने के बाद जब मैं स्ट्रीट प्ले करने लगा, जिनसे मुझे थोड़ा बहुत पैसा लेकिन मिलता आपको पता था कि सिर्फ थिएटर करके बहुत कम पैसा मिलता है? ये एनएसडी में रहते हुए पता नहीं चलता। अच्छा। क्योंकि एनएसडी तो आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, खाना पीना, रहना सहना, ऊपर से स्कॉलरशिप।
हाँ। तो वहाँ पे इस तरह के वो नहीं आते दिमाग में। सिर्फ पैशन होता है। पैशन होता है वहाँ पे। सिर्फ एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग के बारे में बातें करते हैं जी वहाँ पे। लेकिन जब पास आउट हुआ मैं और मुझे 4 साल दिल्ली में रहा मैं, तब मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत दिक्कत है थिएटर के साथ जिंदा रहना। ये आपका एज क्या था तब? आई थिंक रहा होगा 25 साल के आसपास का रहा तो होगा। 25 साल के आसपास। तो आप बहुत पैसा नहीं कमा रहे थे? नहीं नहीं, पैसा बहुत नहीं कमा रहा था। हाँ, तो आप स्ट्रगल कर रहे थे? स्ट्रगल ही कर रहा लेकिन आप घर से भी पैसा नहीं ले रहे थे? नहीं, घर से बिल्कुल नहीं लेता था पैसा। हाँ। जब स्ट्रगल का पीरियड था, आपको क्या लगा तब कि ये स्ट्रगल का पीरियड हो जाएगा? और क्योंकि मनी वॉज नॉट कमिंग, और आपको पता चला कि थिएटर में बहुत ज्यादा पैसा तो मिलता नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था तब? मेरे दिमाग में ये चलता था कि यार यहाँ पे मैंने, क्योंकि 4 साल हो गए पास आउट होने के बाद, 4 साल हो गए मुझे दिल्ली में, और पैसा ऐसा है नहीं मेरे पास, ऐसे थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, इससे तो लाइफ इतनी कोई खास चलने वाली नहीं है। तो उस दौरान क्या हुआ था कि बहुत सारे दिल्ली के एक्टर्स, उन लोगों को बैंडिट क्वीन में काम मिला। ओके। तो उनके पास पैसा वैसा आ गया, वो मेरे सीनियर थे, आसपास के सीनियर थे मेरे। ओके। तो वो उनका एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि उन पैसों को लेके वो बम्बई आ गए। अच्छा। तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे पास इतना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हो जाए तो मैं भी बॉम्बे शिफ्ट हो सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक प्ले किया, वर्कशॉप की, उसमें थोड़ा सा मुझे पैसा मिला और वो लेके मैं भी शिफ्ट हो गया उनके बाद। और आपके ऊपर प्रेशर नहीं था आमदनी के लिए, शादी के लिए? जैसे नहीं, तब से शादी के लिए तब तक कोई प्रेशर 25-26 पे नहीं था? कोई बोल नहीं रहा था? क्योंकि गांव में कई बार ट्राई किया, गांव में जल्दी करते हैं। हाँ, कई बार अम्मी ने ट्राई किया मेरी, तो शादी में मेरा कोई खास मतलब जिनसे ट्राई करते थे वो लोग ही रिजेक्ट कर देते थे। क्यों? बहुत सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जो हमारा माहौल था उसमें जो मेरे मदर फादर थे, मेरे जो फादर थे वो छोटी जात वाली के बेटे थे, लेकिन मेरे जो दादा हैं उन्होंने 2 शादियां की थी, एक छोटी जात वाली लड़की से की थी और एक बड़ी जो अपर कास्ट होती है। अच्छा। तो जो मेरे फादर थे इस वाली से थे। हाँ। तो इसलिए मेरी जो मदर है, जब ये फादर जब शादी के लिए जाते थे कहीं पे, तो मैं रिजेक्ट हो जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ ये पूरा जो जात पात वाला जो चक्कर था, उस वजह से। अच्छा। तो फिर आप बम्बई आ गए? फिर मैं बम्बई आ गया, हाँ, थोड़े पैसे के साथ। और फिर क्या हुआ? आया, वो 15 दिन में खत्म हो गए पैसे। इतने पैसे तो लेके नहीं आया था कि जो महीने तक चलते जी। लेकिन दोस्तों के साथ रहता था, एक ही रूम में हम लोग 5-6 लोग रहते थे, छोटा सा रूम था जी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। अच्छा। गोरेगांव ईस्ट में। अच्छा। तो जब ख़त्म हो गए पैसे, तो मेरे जो रूम पार्टनर था उन्होंने कहा यार ये तो पैसा दो, नहीं तो फिर कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तुमने कुछ दिन और दे। तो कुछ दिन और रहा मैं, 15 दिन और रहा। तो 15 डेज़ के बाद उसने बोला अब तो निकल ही लो यार। तो मैं निकल गया वहाँ से। तो मेरा एक सीनियर था एनएसडी का, तो उसको मैंने बोला कि यार अपने रूम में मुझे थोड़ा जगह दे दो। तो बोले एक शर्त पे दे सकता हूँ मैं, कि अगर मेरे लिए तो खाना बनाएगा दोपहर का और ब्रेकफास्ट, तो मैं तुझे रहने के लिए दे सकता हूँ। मैं ठीक है, मंजूर है मुझे। तो मैंने शुरू कर दिया उसका। आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो चुके थे? फ्रस्ट्रेशन तो सवाल ही नहीं होता पैदा। जब तक मैं सरवाइव कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे पेट में खाना जा रहा, तब तक मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था। आप खुश थे? हाँ, खुश था मैं। मतलब आपको नहीं लगा कभी भी कि ये तो हो नहीं पाएगा? छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए थे मुझे। हाँ। कभी एक टीवी सीरियल में मिल गया काम, कभी एक टीवी सीरियल में ही होता था, वो भी एक एपिसोड में एक छोटा सा काम मिल गया, इस तरह का चल रहा था। और आप उससे खुश थे? मैं ऑफ कोर्स खुश था। मैं तो आपका एम्बिशन कि टू बी वन ऑफ द फाइन एक्टर्स ऑफ इंडिया? नहीं, ये मेरा कोई एम्बिशन था नहीं। मेरे लिए तो शुरुआत में आई थिंक 5-6 साल, जब मैं बॉम्बे, मुझे 5-6 साल हो गए थे, मेरा सिर्फ यही था एक मोटो लाइफ में कि मुझे रोज खाना मिल जाए ताकि मैं जी सकूं, आगे काम कर सकूं। वो ज्यादा था हमारा। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जब टीवी सीरियल भी मिलना बंद हो गए। अच्छा, क्यों मिलना बंद? वो इसलिए हो गए क्योंकि बिकॉज अगेन देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि अगेन वही क्या होता था कि शुरुआत में तो टीवी सीरियल्स में जो क्राइम के सीरियल्स होते थे, इनमें मुझे काम मिल जाता था। क्योंकि हमें लगता था कि उनको लगता था कि ऐसे लोगों की कास्टिंग करो, यही दिखते हैं।
क्रिमिनल टाइप के लोग यही दिखते हैं। यहाँ पे तो स्टॉक इमेज है ना लोगों की, जी 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 कि एक गोरा सा खूबसूरत लड़का कभी क्राइम कर ही नहीं सकता, ये काले कलूटे करते होंगे क्राइम। तो क्राइम जो सीरीज थी उनमें मुझे मिल जाता था, मुझे काम वाम जी हम जी। सबको मिल जाता था, जो जितने भी एक्टर्स थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये काम मिलना, ये भी मिलना बंद हो गए, टीवी सीरियल बंद हो गए, और जो ग्लॉसी ग्लॉसी आ गया पूरा। एकता कपूर के हाँ टाइप। हाँ, वही वही। तो वहां पे हमें काम नहीं मिलता था। वहाँ वहां पे इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि उनको एक एपिसोड बना के चैनल को भेजना पड़ता था। अब अगर हम आ गए उसमें तो 1.5 दिन लगेगा अब, क्योंकि हमारा फेस लिटअप करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट लगानी पड़ेगी। तो इसलिए वहां पे हमारा नहीं जमता था। तो फिर बैठे हम लोग काफी टाइम तक। इवन जैसे हम लोग जब ऑडिशन वॉडिशन भी देने जाते थे, किसी ऑफिस में चले गए, तो असिस्टेंट बोलता था देख के, क्या है? हमने कहा एक्टर हैं। तो नीचे से ऊपर देखने के बाद बोलता था, यार दिखने से तो लगता नहीं तो एक्टर है। तो ये सब सुनने को मिलता था। आप क्या बोलते? मैं बोलता था हमने कुछ करके दिखाएं। तो हमने बहुत सारे प्लेज की स्पीचेस याद कर रखी थी, तो वो परफॉर्म करते थे उसके सामने। फिर मैं अब समझ में आया, हाँ यार दिखने में तो ठीक लग रहा है, एक्टिंग तो ठीक लग रही है, बट यार तेरा पर्सनैलिटी जो है ना वो होता था। उसके बाद डिसाइड किया यार फिल्मों में एक सीन भी मिलेगा तो करेंगे। फिर फिल्मों के पीछे पड़े हम लोग। तो आप गोइंग बैक ऑप्शन ही नहीं था? नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता था। अपने गांव जाता तो वहां लोग बोलते थे हमने तो पहले ही बोला था शक्ल देख कैसी है तेरी, एक्टर बनने के लायक तो नहीं तू। उसके वजह से आप? इस शर्म की वजह से नहीं मैं जाता था। सीरियसली? हाँ। तो आपने फिल्म में ट्राई स्टार्ट फिल्मों किया? में ट्राई, फिर मैंने कोशिश की। और फिर फिल्मों में फिल्मों में कैसा वही था? एक एक सीन मिला। हाँ। उसी दौरान एक एक सीन मिलता था, एक एक सीन में, एक एक सीन आई थिंक मुझे 5-6 साल तक एक एक सीन करता रहा मैं फिल्मों में। वाह। और आई थिंक 2008 तक सिर्फ एक एक सीन, वन सीन मास्टर हो गया था मैं। और आप खुश थे इसमें? और मैं खुश था, हाँ, इतना ज्यादा कुछ वो नहीं तो था। आप अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख ही नहीं रहे थे? मैं जब तंग आ चुका था एक एक सीन से, तब मैंने डिसाइड किया कि अब 2 सीन करूंगा फिल्म में। तो इसलिए मैं जब भी फोन करके बोलता हूँ सर 2 सीन तो होने चाहिए पिक्चर में कम से कम। हाँ। है और ना? और अब तक आपकी एज क्या हो गई थी? हो गई होगी आई थिंक 30 के आसपास से, 30-35 के आसपास तो और हो गई शादी? होगी। शादी वादी का तो यहाँ तो सोच ही नहीं सकते थे आके, यहाँ हाँ, खाने के लिए ठिकाना लाले पड़े नहीं हुए हैं। शादी एक और लेके आओ। शादी का यहाँ पे किसी से मेरा वो भी नहीं हुआ, फ्रेंडशिप भी नहीं हुई किसी लड़की से। मैंने उसके लिए भी कोशिश की, वहां से भी रिजेक्ट हो जाता था। तो मुझे थोड़ा सा ना, मैं अपने आप को फील करने लगा मैं मनहूस हूँ। अच्छा, जिंक्स्ड। हाँ। हाँ। मैं ना तो मुझे काम मिल रहा है, ना किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप करने का मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ चुके थे मेरे अंदर। मैंने कहा अब हमारी तो लाइफ यही है, यही करते रहेंगे, छोटे मोटे रोल ही करते रहेंगे। बट ये था कि मैं अगर एक सीन भी करके आ रहा हूँ ना, मेरा ये था हमेशा कि एक सीन अगर करके आ रहा हूँ उसमें मैं मास्टर हूँ, उसमें मैं रोक दूंगा ऑडियंस को। अच्छा। सी व्हाट आई एम, राइट। आई एम एन एक्टर। राइट। और अगर 40 सेकंड का भी सीन है, जी। 40 सेकंड में मैं ऑडियंस को ये दिखा दूंगा, ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि 40 सेकंड में दिखा दूंगा कि लोग बोलेंगे कि यार ये एक एक्टर आया था, कौन था वो। हाँ। ये हलचल में मचा दूंगा ऑडियंस में, ये इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास था। जी जी। आपका बिग ब्रेक कभी आया? ब्रेक बस वही ब्लैक फ्राइडे में थोड़े 3 सीन मिले तो मैं खुश हो गया। अनुराग ने, और बहुत पहले स्ट्रगल के दौरान अनुराग ने प्रॉमिस भी किया था मुझसे कि जब मैं इस लायक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर ब्रेक दूंगा। तो ये पता नहीं क्यों उन्होंने क्या देखा मेरे अंदर। फिर ब्लैक फ्राइडे बनी, ब्लैक फ्राइडे में 3 सीन का रोल दिया। फिर देव डी में एक गाना किया। फिर 2010 में 11 में, हाँ, उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजी कि ये रोल तुम्हें करना है, फैजल खान का, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में। दैट वाज योर फर्स्ट बिग ओपनिंग। हाँ एग्जैक्टली, वो ऐसा था कि उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर उस रोल के लिए वहाँ पे भी गए जहाँ का वो सब्जेक्ट था, धनबाद भी गया मैं। अच्छा। और वासेपुर, बाकायदा वासेपुर गए हम लोग, और उन लोगों से मिले जो 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 जिसका मैं रोल कर रहा था, उनके जो आसपास के लोग थे, जी। उन लोगों से मैं मिला। हाँ हाँ। उनका एटीट्यूड देखा, बात करने का, किस तरह से बात करते हैं वो सारा ऑब्जर्व किया। कुछ अनुराग ऑफ कोर्स कुछ किया, बहुत कुछ अनुराग का अपना इंस्ट्रक्शंस थे कि कैसे करना है। और फर्स्ट डे जब शूटिंग पे गए तो मुझे बताया कि मैं बता दिया था जैसे कि स्क्रिप्ट में भी था, बहुत पावरफुल रोल था वो।
तो मैं शो करने लगा एक्टिंग में पावर को। तो अनुराग ने एक दिन फिर मेरी बैठ के क्लास ली रात के टाइम कि जो पावरफुल होता है उसको शो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड में रख के यू कैन डू एनीथिंग, ये कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में रखना पड़ेगा, बट शो मत कर किसी भी तरीके से, जेस्चर से, पोस्चर से, आवाज़ से, है ना। तो फिर मैं पूरी रात नहीं सो पाया। फिर अगले दिन जब मैं गया शूटिंग पे तो मैंने अकॉर्डिंग टू अनुराग परफॉर्म करना शुरू किया अपना वो फैसल खान का रोल। अच्छा, अच्छा। तो और बिल्कुल भी शो नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ, इस तरीके से मैंने किया। हाँ। मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, ना मैं पावरफुल हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ जो एक लड़की को प्यार करता है, जो स्टोरी थी वो उसी तरीके से मैं चला। तो फिर वो अनुराग के लिए अनुराग ने बोला ठीक है, करेक्ट टोन पे है, इस तरह। बिफोर गैंग्स ऑफ वासेपुर जो आप काफ़ी सारे अच्छे रोल्स कर चुके थे, आपके जो फैमिली थे बुधाना में, उनको क्या लगा कि बंदा राइट डायरेक्शन में चल रहा हाँ, है? उनको खुशी होने लगी, बट वो फिल्में लाइक जैसे मिस लवली है वो वहाँ तक नहीं पहुँची। छोटे छोटे या पीपली लाइव में देख के वो खुश हो गए थे, या इससे पहले लेकिन मेरे फादर खुश नहीं थे। मेरे फादर का ये था कि बहुत सारी फिल्में मैं ऐसी कर चुका था कि जिसमें मेरी पिटाई होती थी है ना। तो मेरे फादर को गुस्सा आता था, जब मैं अपने गांव जाता था वो गुस्सा हो जाते थे, ये क्या रोल करता है तू, छोटे मोटे, और उसमें भी पिटता है लोगों से, तो वो यहाँ पे मत आया कर, हमारे सब बेइज्जती करते हैं मेरी। मेरे फादर ऐसे बोले मुझसे। फिर जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आए तो उसमें सबको मार रहा था। उसके बाद मैं गया, तब वो खुश हुए। तो ठीक है, ऐसे रोल करना। हाँ, ऐसे रोल करो, इज्जत बनती है ऐसे रोल करने। गैंग्स ऑफ वासेपुर जब रिलीज हुआ उसके बाद आपको ढेर सारे ऑफर्स मिले होंगे। 250 स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी आफ्टर गैंग रिलीज। 250 स्क्रिप्ट? 250 स्क्रिप्ट आई थी। आपको छोटे छोटे सीन करते करते एक झटके में आपको 250 स्क्रिप्ट, और उसमें से फिर मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं की, एक भी साइन नहीं की। इवन आपने मेरे पास सबको ब्लैंक reject- चेक आते थे ब्लैंक चेक कि इसमें से कोई कितना भी अमाउंट आप भर लो और कोई भी डेट दे दो। इस तरह के टेबल पे मेरे इस टेबल पे ऐसे ऐसे रखे रहते थे, स्क्रिप्ट और चेक रखे रहते थे। एक भी मैंने साइन नहीं की उनमें से, क्योंकि मुझे आपको लगा कि इतना मेरी जिंदगी ने रिजेक्ट किया है, अभी मैं रिजेक्ट करता। नहीं, ये नहीं था कि मुझे मालूम था कि ये अगर ये मैंने चेक में अमाउंट भर दिया ये लास्ट होगा। इसके बाद, क्योंकि वो खराब फिल्में थी, बहुत थी वो, अच्छी फिल्में नहीं थी। और वही टाइम होता है जहाँ पे आपको वो थोड़ा सा, मुझे वहाँ पे क्योंकि मैं अपने सीनियर्स, जो मेरे सीनियर्स थे मेरे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे या थिएटर से थे जी। उनका मैंने राइजिंग और डाउन देखा था। हाँ। उन्होंने जो गलतियाँ की थी मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता था। कि काफ़ी टाइम तक जब एक्टर खाली रहता है, अचानक से काम मिलता है और फेमस हो जाता है, उसके बाद फिर भर के स्क्रिप्ट आती हैं जी। हैं और वो बर्बाद कर देती हैं वो स्क्रिप्ट उसको। फिर वो मैं नहीं रिपीट करना चाहता था। तो आपके ख्याल से एज एन एक्टर आपका बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्क्रिप्ट चूज करना, डायरेक्टर चूज करना, डायरेक्टर चूज करना। अच्छा, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट और बुरा डायरेक्टर उसको बर्बाद कर देगा। अच्छा। लेकिन एक एवरेज स्क्रिप्ट लेकिन अच्छा डायरेक्टर है उसको किसी दूसरे लेवल पे ले जाएगा। जब आपके स्ट्रगल के फेस में कभी आप घर आके रोए हो, आपको लगा कि ये सब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहे नहीं, हैं? घर पे तो मैं कभी नहीं रोया। हाँ, मेरा एक दोस्त था यहीं पे, जब मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया था ऐसा कि पैसा नहीं था मेरे पास, आई थिंक मैंने बिना पैसे के आई थिंक यहाँ पे 6-7 महीने गुजारे, एक भी पैसा नहीं होता था मेरे पास। और एक टाइम पे जब मेरी हालत ख़राब हो गई थी तो मैं 50 रुपये लेने के लिए बहुत दूर से चल के फिर वहाँ पहुँचे जहाँ मैं ऑलरेडी रहता था। अभी वहाँ मैं नहीं रहता था बट मेरे दोस्त रहते थे वहाँ पे। तो मेरा एक दोस्त था मनोज मिश्रा नाम था उनका, एक्टर हैं वो भी, बहुत अच्छा एक्टर हैं। तो उनके पास गया, तब वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा यार मुझे 50 रुपये दो, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था। तो उसने मुझे दिया, उसने बोला यार मेरे पास ही 100 रुपये हैं। तो मैंने दे दे यार, 100 रुपये तो हैं एटलीस्ट तेरे पास। तो वो गया तो 50-50 के लेके आया, एक मुझे दिया और ख़ुद 50 रखे उसने अपने पास। और जैसे रखे और मैंने उसने वो एक्सपेक्ट करा था कि कब देगा। हालांकि पूछा नहीं क्योंकि मेरे सीनियर था, पूछा नहीं उसने, मतलब कब देगा ऐसा पूछा नहीं। तो ऐसे किया और मैंने ऐसे देखा और ऐसे दीवार पे मेरा सर लगा और मैं बैठ गया नीचे। उसके बाद हमारा, और वो भी रोने लगा, रोने दे से वो भी ऐसे बैठ गया, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके थे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए।
कोई काम नहीं मिल रहा था, काफ़ी दिन हो जा रहे थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था। इस तरह दोस्तों पे डिपेंड होना पड़ता था, किसी दोस्त के जिसके, अब बैठ के एक जगह पता लगाते किसका काम चल रहा है, किस दोस्त का काम चल रहा है, बोले उसका चल रहा है, तो उसके घर पे पहुंच जाते थे सब कि एटलीस्ट उसका काम चला, वो खिलाएगा तो 4-5 दिन वहाँ गुजारते थे अपने सिर्फ खाने के लिए। फिर दूसरे की तीसरे के पास कि उसका अब काम उसका चल रहा है, इसका बंद हो गया, उसको छोड़ो, उसके पास जाओ। तो ऐसे चल रहा था, काफ़ी साल हो चुके थे ऐसे करते करते। तो वो ज़्यादा एक्चुअली बहुत ज़्यादा वो परेशानी वाली बात थी। हाल ही में आपने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला था। आपने कहा था कि आई वांट टू बी द हाईएस्ट पेड एक्टर या वो तो मैं हूँ, मतलब एज एन एक्टर। मैं हीरो की बात, स्टार की बात नहीं कर रहा, एज एन एक्टर मैं हाईएस्ट पेड एक्टर हूँ। अच्छा जी। So you've already reached that. You already reached there. Absolutely. तो आप बोले कि मुझे तो इस चीज से भी कोफ्त होती है जब मुझे वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर बोला जाता है। You are the finest, आप बोल। Absolutely, I'm the finest actor. Why not? मैं क्यों नहीं हो सकता फाइनेस्ट एक्टर? अब मैं उसके अगले 20 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, पूरी जिंदगी मेहनत करूंगा मैं, इतना हार्ड वर्क करूंगा कि वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तो मैं फाइनेस्ट एक्टर नहीं हो सकता क्या? Of course. मैं फाइनेस्ट एक्टर, वर्ल्ड का फाइनेस्ट एक्टर होने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इतनी मेहनत कर सकता हूँ, मेरे हाथ में वो है। तो मैं क्यों नहीं हो सकता? वन ऑफ द फाइनेस्ट क्यों बोला जाता है? द फाइनेस्ट। द फाइनेस्ट, एब्सोल्युटली। मेरी चाह तो ये है, मैं तो उस स्टेज पे पहुंचना चाहता हूँ। पहुंचू ना पहुंचू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो है, लेकिन अभी आप में एम्बिशन आ गई है। अब मेरे अंदर आ गई, और एम्बिशन बहुत भयानक एम्बिशियस हो चुका हूँ मैं अपने काम को लेके स्पेशली। ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच।